जो अंतिम अरदास है उसकी प्रक्रिया तो पूरी हुई और अब देखिए अब मुखाग्नि की तैयारी। और देखिए कबीर ने इन्हीं तस्वीरों के लिए शायद लिखा होगा कि पानी ही ते हिम भया हिम ही गया विलाय, कबीरा जो था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। हर व्यक्ति के जीवन में ये क्षण आता है, मृत्यु अटल है, जो जिसने जन्मा है उसको जाना है और इस बीच सबको अपने कर्म करने हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ये जीवन यात्रा पूरी हुई और आज ये उनकी आखिरी अंतिम यात्रा भी पूरी हो रही है। गीता में भी कहा गया है कि हम कुछ लेकर आते नहीं हैं, जो कुछ लाते हम यहीं पाते हैं और यहीं छोड़कर चले जाते हैं। जो कुछ भी मनमोहन सिंह छोड़ के जा रहे हैं उसकी हम चर्चा तो कर रहे हैं, उसका विश्लेषण भी कर रहे हैं, उसको देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक पूरी लंबी यात्रा रही है। 92 ईयर्स 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। पाकिस्तान में जन्म लेने के बाद भारत के सर्वोच्च पद तक की उन्होंने यात्रा पूरी की। एक शानदार यात्रा रही, एक सफल यात्रा आप कह सकते हैं। और इस दौरान सम्मान भी हासिल किया, पद भी हासिल किया, लेकिन जब वो जा रहे हैं तो एक साधारण इंसान की तरह ही उनका जीवन रहा, ये साफ दिखा रहा है। जैसा कि उनका स्वभाव था वैसा ही उनका जीवन था। और आज जब वो धरती से जा रहे हैं, दुनिया को अलविदा कह रहे हैं, तो वही बातें बार बार लोगों के जहन में आ रही हैं, वही तस्वीरें बार बार आ रही हैं। ये तस्वीरें निगम बोध घाट की। मनमोहन सिंह की पर्सनल प्रोफाइल के बारे में कहा जाता है कि उन्हें दादा दादी ने पाला, क्योंकि जब पाकिस्तान से विस्थापित होकर आया उनका परिवार तो हल्द्वानी पहुंचा था और हल्द्वानी में वो पले बड़े। फिर बचपन में ही माँ का निधन हो गया था, दादा दादी ने उन्हें पाला। और एक और किस्सा जो उनके बारे में कहा जाता है कि पढ़ाकू थे बहुत ज़्यादा मनमोहन सिंह, और लालटेन की रोशनी में वो पढ़ाई किया करते थे। इतना ज़्यादा पढ़ाई का उनको शौक़ हुआ करता था। पिता उनके चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टरी की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था और इसीलिए बड़े इकोनॉमिस्ट बने। जो उनकी स्पीच भी होती थी वो स्क्रिप्ट उर्दू में लिखी जाती थी। उन्हें उर्दू पढ़ना बखूबी आता था और वो उनकी जो स्पीच रही वो स्क्रिप्ट भी उर्दू में लिखी जाती थी। ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की, फिर योजना आयोग तक पहुँचे। 1948 में उन्होंने मैट्रिक किया। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से अर्थशास्त्र की, इकोनॉमी की पढ़ाई की और करियर की शुरुआत उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के शिक्षक के रूप में भी की थी। वो टीचर भी रहे मनमोहन सिंह। और 1971 में जो वाणिज्य मंत्रालय रहा वहाँ आर्थिक सलाहकार के तौर पर उन्होंने काम किया। 1972 में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो राजनेता कम, राजेश जी इकोनॉमिस्ट के तौर पर ज़्यादा जाने गए। बिल्कुल, इकोनॉमिस्ट वही उनकी दरअसल उनका जो क्लेम टू फेम जिसे कहते हैं वो अर्थशास्त्री के तौर पर ही है। और शायद वही उनका अर्थशास्त्री होना और उनका विश्व बैंक से जो संपर्क था, संबंध था, वहाँ काम किया था उन्होंने, शायद उसी वजह से पीवी नरसिम्हा राव उनको वित्त मंत्री के तौर पर अपने कैबिनेट में लाए। उसी वजह से वो बाद में शायद प्रधानमंत्री भी उसी वजह से बने। परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई थी कि वो प्रधानमंत्री बने, क्यों अर्थशास्त्री के तौर पर उनको सबसे पहले जाना जाता है। इसीलिए वो पॉपुलिस्ट नहीं थे, अपने परिवार को आगे नहीं करते थे, मास लीडर नहीं थे, ये हम सब बात कर ही चुके हैं। देखिए, भ्रष्टाचार की बात यहाँ पे आई थी। जैसे कोई भी आदमी सत्ता में होता है तो उस पर आरोप लगते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरान भी आरोप लग रहे हैं। राफेल की डील है, पेगासस है और बहुत सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स घोटाला है, ये लगे। एक मिनट इस बात को पूरे होने दीजिए। 2G का जिक्र। लेकिन हाँ, 2G, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको हैंडल किया, बीजेपी ने इसको हैंडल किया और आज वो एक कोई मुद्दा नहीं है। जबकि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे वो खुद सब मानते थे कि वो भ्रष्टाचारी नहीं हैं, वो पैसा नहीं कमाते हैं, वो कहीं किसी से पैसा नहीं लेते हैं, बहुत सादा इंसान है। लेकिन उनकी पार्टी उन आरोपों को हैंडल नहीं कर पाई। CWG घोटाला हो गया, 2G घोटाला हो गया, एक के बाद एक घोटाले खुलते चले गए और कांग्रेस ऐसा लग रहा था कि मतलब एकदम हेल्पलेस सबके सामने खड़ी हुई है। मीडिया ने कहना शुरू कर दिया, तमाम इकोनॉमिस्ट्स ने कहना शुरू कर दिया, पॉलिसी पैरालिसिस कि मनमोहन सिंह कोई फैसला ही नहीं कर पाते हैं। और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अकेले हैं वो, उनके सामने और कोई नहीं है। ये एक जब उनका इतिहास असेसमेंट करेगा, उनका आकलन करेगा, तो ये सब चीज़ें भी सामने आएंगी कि कोई आदमी
एक बहुत ही ईमानदार रहने के बावजूद ऐसी छवि को हैंडल नहीं कर पाता कि उनकी सरकार भ्रष्ट है, बेईमान है। विपक्ष का हमला जब हुआ तो उसको सामने खड़े होकर के रोकना वो नहीं हो पाया, न उनसे हो पाया, न उनके सिपह सलार से हो पाया। हालांकि भलमनसाहत यहाँ पे याद की जानी चाहिए, जब भी आरोप लगे उन्होंने एक्शन लिया। आरोपियों को, भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश नहीं की, या कथित भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश नहीं की। सुरेश कलमाड़ी गिरफ्तार हुए, ए राजा जो है वो जेल में रहे। ये सब फैसले जो है उनके दौरान ही हुए थे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जितना बड़ा भ्रष्टाचार हो कोई बात नहीं, अगर हमारी पार्टी में आ जाए तो वो तो कोरा हो जाता है। लेकिन मनमोहन सिंह ने ये फैसले किए थे, पर इसका उनको कोई फायदा नहीं हुआ। ये उनके जब उनकी खूबियां गिनाई जाएंगी तो अर्थशास्त्री के तौर पे गिनाई जाएंगी, खामियां गिनाई जाएंगी तो पॉलिटिशियन के तौर पे गिनाई जाएंगी कि इस तरह की स्थितियों में वो अपनी पार्टी को नैया पार नहीं लगा पाए। तो ये दो भूमिकाएं और दोनों भूमिकाओं में अलग अलग असेसमेंट, अलग अलग अवलोकन आप बता रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व की। और फिलहाल साथ में हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको तस्वीरों में मोंटेक सिंह अहलूवालिया भी नजर आ रहे होंगे। उनके साथ काफी क्लोजली काम किया मनमोहन सिंह ने, खासकर योजना आयोग की बात करें। और इसके अलावा ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बेहद खास, भारत सरकार के तमाम बड़े चेहरे यहां पर मौजूद और अंतिम विदाई देते हुए। तो जैसा कि बात हो रही थी कि व्यक्ति अपने पीछे जो भी छोड़ जाता है उसमें अच्छाइयां देखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि मनमोहन सिंह का जो पूरा व्यक्तित्व था उसमें उनके अपने व्यक्तित्व की झलक और उसकी अच्छाइयां सबसे ज्यादा थी, जिसको सभी ने एक्नॉलेज किया, सबने माना। जिम्मेदारी के तौर पर उन्होंने जिन जिन पदों पर जो जो कार्य किए, जो जो फैसले लिए, उसकी अपनी अपनी व्याख्या और समालोचना जरूर है। लेकिन इतना जरूर है जो बार बार कही जा रही है बात की, मनमोहन सिंह सबके सम्माननीय थे और सब उनका बराबर सम्मान करते थे। जैसा कि हमने देखा भी कि किसी ने भी मनमोहन सिंह को व्यक्तिगत तौर पर कभी भी इस तरह से टारगेट नहीं किया। उनके फैसलों को लेकर उनकी सरकार या उनके नेतृत्व को जरूर निशाना बनाया गया उनके कार्यकाल के दौरान। लेकिन एक बार जब अपने कार्य को करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर वो चले गए तो फिर उनके व्यक्तित्व की अच्छी बातों की ही सराहना होती रही है। आज आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि मनमोहन सिंह का दर्जा लोगों के मन में क्या था, नीतिगत फैसलों के बारे में चाहे जो भी बातचीत हो। फिलहाल ये देखिए अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी हो चुकी है और अब से थोड़ी देर बाद जो है अंतिम संस्कार शुरू हो जाएगा। सभी को निशब्द कर दिया है। मनमोहन सिंह के निधन के बाद सभी की आंखें नम इस वक्त हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अरदास, अंतिम अरदास हो चुकी है और अब जो आगे की प्रक्रिया है उसे बढ़ाया जा रहा है। चिता पर पार्थिव देह रखी जा रही है, पार्थिव शरीर रखा जा रहा है मनमोहन सिंह का और अब आखिरी विदाई दी जा रही है। लेकिन अगर आपने उनके जीवन पर ऑब्जर्व किया हो तो वो नीली पगड़ी पहनते थे और ये शायद ख़ास आकर्षण भी रहा मनमोहन सिंह का। हमेशा से ही नीली पगड़ी क्यों पहनते थे मनमोहन सिंह, इसके पीछे भी जो राज था वो उन्होंने खुद बताया था। दरअसल 11 अक्टूबर 2006 को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने ये बात बताई थी कि वो नीली पगड़ी पहनना क्यों पसंद करते हैं। उन्हें ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग जो रहे उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया था और जब उनका भाषण सामने आया डॉक्टरेट की उपाधि के बाद तो उन्होंने बताया कि नीली पगड़ी क्यों वो पहनना पसंद करते हैं। दरअसल कैम्ब्रिज में उनका बहुत ज़्यादा समय बीता और कैम्ब्रिज का जो प्रतीक है, कैम्ब्रिज का जो प्रतीक है वो नीला रंग है और हल्का नीला रंग उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। इस वजह से नीली पगड़ी पहनना वो पसंद करते थे और ये यादों का भी प्रतीक रहा। यादों के स्वरूप के तौर पर उन्हें नीला रंग बहुत पसंद था और इसीलिए नीली पगड़ी पहनना वो पसंद करते थे। जी राजेश जी बताइए। कैम्ब्रिज की बात जो आपने कही, ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कभी कहा था कि वो कैम्ब्रिज में बहुत ठंड पड़ती है, सर्दी बहुत पड़ती है वहाँ पे, तो वो सुबह उठ करके जब गीज़र ऑन नहीं होते थे, ठंडा पानी होता था, तब जाके वो नहाते थे। तो उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि उनको इस बहुत ही शर्मीले वो नौजवान उस वक्त थे, उनको लगता था कि ये सब गोरे अंग्रेज़ देखेंगे, मेरे लंबे बाल हैं, मैं सरदार हूँ, सिख हूँ,
तो उनको शर्म लगती थी कि ये लंबे होते। क्या समझेंगे, और मतलब तो वो कहते थे कि मैं ठंडे पानी से जाके नहाता था और उसके बाद पगड़ी पहन लेता था ताकि ये मुझे ना करे। तो वो मतलब 19, 20, 21 कितने साल के रहे होंगे उस वक्त शायद। तो ये भी उनकी वो बात है। और ये जो आपने 2006 का भी जिक्र किया कैम्ब्रिज में, उस वक्त मैं वहीं पर था जब उन्होंने अपने भाषण में, जब उनको डॉक्टरेट दिया जा रहा था, तो अपने भाषण में कहा कि नीली पगड़ी उनको क्यों पसंद है। सादगी पसंद आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रो बिजनेस थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। प्रो बिजनेस थे और वो वेल्थ क्रिएटर्स कहते थे, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े उद्योगपति घराने हैं, उनके पक्ष के फैसले उन्होंने किए, ये इतिहास में दर्ज है। तो इसमें भी कोई, वो नेहरू वाले समाजवादी कतई नहीं थे, इंदिरा गांधी वाले समाजवादी कतई नहीं थे, बल्कि उनको ही ये श्रेय दिया जाता है कि नेहरू और इंदिरा गांधी वाला जो समाजवाद था उसको पलट करके उन्होंने अमेरिकन कैपिटलिज्म एक तरह से यहाँ पे, या वेस्टर्न कंट्रीज का, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। उनके ऊपर एक बर्डन भी तो था, जो नेहरूवियन और इंदिरा गांधी की जो पॉलिसी थी उससे जो सुस्त पड़ गई थी भारतीय इकोनॉमी, उसको रफ्तार देने का बर्डन भी तो मनमोहन सिंह के ऊपर ही आया ना। बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कि उनको लाया ही इसलिए गया जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हिंदुस्तान में हो गया था, जब हिंदुस्तान के पास खजाने में डॉलर नहीं बचे थे। ये क्राइसिस हो गई थी कि हम इंपोर्ट कैसे करें, अगर हमारे पास डॉलर नहीं होगा तो कौन, इंडियन रुपीस की इतनी ताकत नहीं थी कि वो अमेरिका से, वेस्टर्न कंट्रीज से व्यापार कर सके। तो कुछ जो फैसले किए वो इसी वजह से, चंद्रशेखर जब 4 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद, उस वक्त हम लोग सब पत्रकारिता कर रहे थे, उस वक्त जो है ये हिंदुस्तान को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। तो वो बहुत ही एक शर्म की बात मानी गई थी। तो ये जो फैसला करने वाले लोग थे, इलेक्शन रिजल्ट आए, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने क्योंकि राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी। उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव ने ये फैसला किया कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था चल रही है वो नहीं चलनी चाहिए। और फिर मैंने ये बात पहले भी कही है, अब इस बार फिर से कहता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF और वर्ल्ड बैंक, दोनों की इंटरनल रिपोर्ट्स हैं ये, जो बाद में पब्लिक की गई। अभी वो पहले सीक्रेट रिपोर्ट्स थी, बाद में पब्लिक की गई। उन्होंने आर्म ट्विस्टिंग के जरिए, बाह मरोड़ करके ये जितनी भी पॉलिसीज थी इम्प्लीमेंट करवाई। और मुझे RK लक्ष्मण का एक कार्टून याद है, जो मैंने जिसका पहले भी जिक्र किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने RK लक्ष्मण का एक कार्टून छापा था, बड़ा वाला कार्टून पहले पेज पे, जिसमें वित्त मंत्री मनमोहन सिंह IMF की बिल्डिंग से निकल रहे हैं और उनकी दोनों बाहें एकदम घूमी हुई हैं, मतलब अंदर मरोड़ी हुई हैं, बाह मरोड़ करके ये फैसले करवाए हैं। इस वजह से वो करवाए, उन्होंने बाकायदा खुद भी सहमत रहे होंगे कि हाँ ये होना चाहिए। पीवी अच्छा, लेकिन राजेश जी, अभी प्रभु चावला जी जुड़े हुए थे, उन्होंने एक बात कही कि मनमोहन सिंह ने एक जो भारत के समाज में अमीर और गरीब दो ही क्लास दिखाई देते थे, मिडिल क्लास को क्रिएट किया उन्होंने। बिल्कुल सही बात। इस सेंटेंस को आप कैसे एलिबोरेट करेंगे? ये तो उनकी जो नीतियां, पावरफुल मिडिल क्लास को क्रिएट किया। उस वक्त क्या था, उससे थोड़ा पहले ही, बल्कि शायद वो वित्त मंत्री जब बने ही थे, तो हमारे दफ्तरों में ये ICI बैंक और जो बड़े HFDC जो बैंक होते हैं, इनकी रिप्रेजेंटेटिव्स आती थी, यंग लड़कियों को एम्प्लॉय करते थे कि सर डेबिट कार्ड बना लीजिए, आपको कार लोन दे देंगे। वो कल्चर शुरू हुआ, लोगों ने मारुति 800 खरीदना शुरू किया, मार्केट में पैसा आना शुरू हुआ, और वो लोन जो है वो दे करके एक तरह से मिडिल क्लास क्रिएट किया गया। तो एक तरीके से आप देखें कि आज जो टैक्सेशन है, जो मिडिल क्लास बहुत बड़ा टैक्स पेयर है इस देश में, उसमें भी कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह की जो मैपिंग थी फ्यूचर की, वो शामिल है। क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं, टैक्स कलेक्शन भी तो कम था भारत सरकार का, इस वजह से कम था क्योंकि लोग की कमाई कम थी। इस टैक्स कलेक्शन जो है वो इसी सरकार की सर पे वो ताज रखा जाता है। लेकिन जब परचेजिंग पावर ही नहीं होगी तो आदमी टैक्स कहाँ से देगा? टैक्स चुराएगा, वो जितना है उसको बचाएगा। बहरहाल खैर वो एक अलग इशू हो जाएगा। उस वक्त जो वेल्थ बनाई गई, लोगों के घरों में लोग जाते थे बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स की, आप सिर्फ 5,000 2,000 रुपये दे दिए, 5,000 रुपये दीजिए, मारुति कार लेकर के आ जाइए, और फिर आपका जो है हर महीने हम किस्त काटेंगे। तो ये लोन जो है इसको लेकर के लोगों के घर में कार आई तो फिर जो है और मार्केट में पैसा आया तो मिडिल क्लास क्रिएट हुआ। लोगों के अंदर ब्रांड नेम्स जो है ना, बड़े बड़े ब्रांड नेम्स, उनको खरीदने की चाह हो गई। लेकिन उसका ये हुआ कि जो देहाती लोग थे, देहात में रहने वाले लोग थे, जातिगत रूप से जो पिछड़े समाज के लोग थे,
उन तक वो चीज़ नहीं पहुंची। और ये कहा गया कि परकोलेट करेगी, ये जो वेल्थ है, ये जो क्रिएट हो रही है, ये बूंद 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 करके जो है गांव तक पहुंचेगी। दुर्भाग्य की बात यह है, आज इसको याद किया जाना चाहिए, ये परकोलेट होकर के गांव तक नहीं पहुंची है। उस आदिवासी समाज में आज भी वही भुखमरी की स्थिति है, शोषण है और अंधकार है, अज्ञान का, वहाँ एजुकेशन की कमी है, वो आज भी है। हालांकि हमारे चमकदार स्टूडियोज में और दिल्ली में वो नज़र नहीं आता है।